ये कहानी है कि कैसे मुट्ठी भर व्यापारी एक बहुत बड़े उपमहाद्वीप पर काबिज हो गए और फिर कैसे उसी देश के लोगों ने अपनी आज़ादी वापस जीती। ये सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, एक पूरे साम्राज्य पर काबिज कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब ही हमारे इस पूरे सफर की नींव है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझते हैं। व्यापारियों से शासक बनने का सफर, फिर 1857 का महाविद्रोह, एक राष्ट्र का जन्म, गांधी का जन आंदोलन, आज़ादी की ओर हमारे आखिरी कदम और अंत में नियति से एक राष्ट्र का मिलन। तो आइए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, व्यापारी से शासक तक। देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर अपना रूप बदला कैसे। अच्छा, तो 18वीं सदी की बात है। भारत उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था, बहुत अमीर देश। लेकिन एक दिक्कत थी, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल बिखरा हुआ था। और बस इसी माहौल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। काम क्या था? मसाले, रेशम, कपास, इन सब का व्यापार करना। मकसद तो यही था। यहाँ कह सकते हैं कि शुरुआत में तो यही दिखाया गया, लेकिन जल्द ही व्यापार की जगह सत्ता की भूख ने ले ली। और इसका टर्निंग पॉइंट था 1757, प्लासी की लड़ाई। इस एक जीत ने बंगाल में ब्रिटिश पावर की नींव डाल दी। फिर ठीक कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई, इसने तो उनकी पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। और बस यहां से पूरा खेल ही पलट गया। कंपनी को रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का हक मिल गया। सोच कर देखिए, अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत करने लगे थे। अब अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही चालाक नीतियां अपनाईं। पहली थी सब्सिडियरी अलायंस। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सहायक संधि, पर इसका मतलब ये था कि भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी और अपने विदेशी मामले भी उन्हें ही सौंपने होंगे। मतलब एक तरह से अपनी आज़ादी गिरवी रख दो। और फिर आई दूसरी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो और भी सीधी और खतरनाक थी। नियम सिंपल था, अगर किसी राजा का कोई बेटा या असली वारिस नहीं है तो उसकी मौत के बाद उसका पूरा राज्य सीधे ब्रिटिश हुकूमत का हो जाएगा। बस इन्हीं 2 पॉलिसियों ने धीरे धीरे पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो एक तरफ अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। भारी टैक्स, बर्बाद होते छोटे मोटे बिजनेस, टूटती हुई सामाजिक व्यवस्था, ये सब एक गुस्से के गुब्बारे में हवा भर रहा था। और फिर 1857 में यह गुब्बारा फट गया, एक ऐसे महाविद्रोह के रूप में जिसे आज भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये पहला इतना बड़ा और संगठित विद्रोह था। लेकिन पता है, इस विद्रोह की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें लड़ा कौन-कौन? ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, नहीं, इसमें किसान थे, जमींदार थे, आम लोग थे, और तो और रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे बड़े बड़े नेता भी थे। सब एक साथ खड़े थे। इससे साफ पता चलता है कि गुस्सा समाज के हर हिस्से में, हर तबके में उबल रहा था। हालांकि ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। और इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। 1858 से भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। तो विद्रोह के बाद भारत एक नए दौर में पहुंचा। अब लड़ाई बिखरी हुई नहीं थी, अब लड़ाई थी एक सोच की, एक पहचान की, एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की। सच पूछिए तो ये दौर था एक नए राष्ट्र के जन्म का। इसी बीच 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शुरू में इसके नेता नरमपंथी थे। उनका मानना था कि अर्जियां लिखो, बातचीत करो, शांति से सुधार आ जाएगा। लेकिन जब इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ तो एक नया ग्रुप सामने आया, गरमपंथी, लाल बाल पाल जैसे नेता। उनका कहना था, बातचीत बहुत हुई, अब वक्त है बॉयकॉट का, जन आंदोलन का। तो यहां से लड़ाई का तरीका बिल्कुल बदलने लगा। और फिर साल 1915 में आज़ादी की लड़ाई में एक नए युग की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी भारत वापस लौटे
और उनके आते ही संघर्ष ने एक ऐसा मोड़ लिया जैसा पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसे जन आंदोलन का जन्म हुआ जो अनोखा था। गांधी जी का तरीका बिल्कुल अलग था। इसके 3 मेन स्तंभ थे। पहला सत्याग्रह यानी सच और अहिंसा का रास्ता, दूसरा असहयोग यानी ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना, और तीसरा सविनय अवज्ञा यानी अन्यायपूर्ण कानूनों को शांति से लेकिन डटकर तोड़ना। इन्हीं 3 हथियारों ने लाखों करोड़ों आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ दिया। उनके नेतृत्व में एक के बाद एक पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें वो मशहूर दांडी मार्च भी था, और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों ने पूरे देश को एक ही मकसद के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ गांधी जी के रास्ते पर ही नहीं लड़ी जा रही थी। उसी वक्त कई और मोर्चों पर भी आज़ादी का संघर्ष जारी था। रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, आज़ाद भारत। ये एक टीम एफर्ट था। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ सैन्य कार्रवाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान लोगों में जोश भर रहा था। सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी महिला नेताओं ने इस आंदोलन को एक दिशा दी। और इस सब के पीछे, इस पूरी लड़ाई की रीढ़ की हड्डी कौन थी? आम लोग, किसान, स्टूडेंट्स, मजदूर, इन सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। तो अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर। कई दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और एकजुटता, इन सब के बाद आखिरकार आज़ादी का सूरज निकलने ही वाला था। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैनिक दोनों तरह से बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब उनके लिए भारत की आज़ादी की मांग को और टालना नामुमकिन था। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। उसी ऐतिहासिक रात को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उनके शब्द थे, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वो वादा निभाएं। ये शब्द आज भी उस पल की पूरी भावना और उसके ऐतिहासिक महत्व को जिंदा कर देते हैं। तो संघर्ष, एकता और बलिदान की ये 200 साल लंबी कहानी आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी मुश्किलों से हासिल की गई आज़ादी का असली मोल क्या है।